अब हम एक एक चैप्टर की समरी डिस्कस करते जा रहे हैं। फर्स्ट है इंग्लिश में अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो कि एक फार्मर है, वो अपने खेतों में मेहनत करता है और बारिश की ओर इंतज़ार कर रहा है कि उसके फील्ड्स में बारिश आएगी और उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी अच्छे से और उसके फैमिली का पेट भरने के लिए उसके पास इनफ क्रॉप्स आ जाएंगी। लेकिन बारिश आती तो है मगर क्या होता है, वो बहुत जल्दी हेल स्टॉर्म्स में, यानी कि जो ओले होते हैं बर्फ़ के, उस पर कन्वर्ट हो जाती है। शुरू शुरू में बड़ा खुश होता है वो बारिश आने पर, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखता है उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर यूजुअली कोई और होता तो शायद बहुत डिप्रेस होकर या कोई और तरीका ढूंढता अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, लेकिन लेंचो एक बड़ा ही यूनिक पाथ चुनता है। वो क्योंकि उसके बचपन से उसको सिखाया गया है कि वो भगवान जो हैं वो सबकी मदद करते हैं, तो वो डिसाइड करता है गॉड को एक लेटर लिखने की। और उसमें वो एक लेटर जब लिखता है तो वो लेटर गलती से जो पोस्ट मास्टर है उसके हाथ लग जाता है। गलती से नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो एड्रेस है वो गॉड का है, तो ये देखकर जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दे देते हैं। और पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि ये एक आदमी बहुत नीड में है और उसकी सीरियसनेस को समझते हुए वो डिसाइड करता है उसकी हेल्प करने के लिए और अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है कुछ पैसे, और टोटल 70 पैसे वो कलेक्ट कर पाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो जितने भी पैसे इकट्ठे हो गए हैं वो उसको भेज देते हैं, ताकि उसकी कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। इससे काफ़ी सारी उसकी हेल्प हो सकती है। अगर 100 के मुकाबले 70 पैसों वो भेज सकता है तो भेज सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब लेटर लेंचो को मिलता है तो एक बड़ी आयरनी होती है। आयरनी का मतलब कि जैसी रियलिटी है उसके मुकाबले बिल्कुल ऑपोजिट कोई सोच रखे। वो आयरनी ये है कि लेंचो जब लेटर रिसीव करता है तो उसमें 30 पैसों कम होते हैं जितने उसने डिमांड किए थे। तो लेंचो बजाय कि ये सोचने के कि 70 पैसों कहाँ से आए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है उसका गॉड में कि हाँ गॉड तो 100 पैसों भेजेंगे भेजेंगे। तो वो ये डाउट करता है कि ये पैसे ज़रूर किसी ने चोरी किए होंगे, गॉड ने तो 100 पैसों ही सेंड किए होंगे। मतलब बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं है कि ये 70 पैसों कहाँ से आ गए। ठीक है ना, उसको पूरा विश्वास है इस बात पे। और ये भी है कि वो लालची भी नहीं है। उसका जो फेथ है वो बड़ा इनोसेंट फेथ है, बच्चे की तरह, कि वो लालची नहीं है कि वो हज़ारों लाखों रुपए मांग रहा है। वो सिर्फ उतना ही मांग रहा है जितना उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि गॉड आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या सोचता है लेंचो कि जो 30 पैसों से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चोरी किए होंगे, और दीज पीपल आर बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ये ठगों का एक पूरा पूरा ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारा नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में हम सबने सुना है, जिन्होंने अपार्थाइड के ख़िलाफ़, यानी जो ये काले गोरे का जो फ़र्क होता है, भेद होता है रंग के बेस पर, किसी से डिस्क्रिमिनेशन करना, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी लाइफ के 30 ईयर्स 30 साल जो हैं वो इसमें दिए थे, इसको ठीक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। तो जब ये अचीव हो गया तो उसके बाद के ऊपर ये चैप्टर है कि कैसे वो इनाग्रल सेरेमनी जो साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 को हुई थी, जिसमें ब्लैक्स ने वाइट्स को की जो सुप्रीमेसी थी, यानी कि जो वाइट्स जो सफ़ेद रंग के लोग जो थे, उनको ये कहा कि अब हम आपकी इस डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे और अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते हैं हम। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें ब्लैक्स को वोट दिलाकर जितवाया था, लेकिन ब्लैक्स ने ऐसा नहीं किया कि वाइट्स को डोमिनेट कर दिया हो। ब्लैक्स ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर जिएंगे, जो भी इतने इस सालों में हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं हम उसको भूल कर आगे चलेंगे आपके साथ। और इसकी जो सेरेमनी की जो पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन है वो इस चैप्टर में, कि कैसे वो याद करते हैं अपने उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी, और कैसे वो ये डिसाइड करते हैं कि आगे से हम मेक श्योर करेंगे, पक्का करेंगे कि इस तरह की कभी भी जो ये रेसिज्म है ये कभी भी हमारी इस धरती पर ना हो। और वो याद करते हैं उस वक्त को कि जब जो आज आर्मी के जो हेड हैं वो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, और वो लोग कुछ टाइम पहले अगर उनको देखते जब वो अपना फ्रीडम का स्ट्रगल लड़ रहे थे तो शायद उनको अरेस्ट कर लेते और जेल में डाल देते। तो अब ये लड़ाई जब वो जीत चुके हैं तो वो कहते हैं कि मैं उन सबका थैंक्स करता हूँ, उन लोगों का, उन सब कंट्रीज़ का जिन्होंने ये सेरेमनी अटेंड की है, और हम ये एक प्लेज लेते हैं, एक शपथ लेते, कसम खाते हैं कि सभी को इक्वल राइट्स दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 2 चैप्टर की समरी होती है।
हाँ जी, इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 20 का सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ सॉरी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसने मेरे देश के लोगों में, जिन लोगों के अगेंस्ट ये अपार्थाइड की पॉलिसी अप्लाई की गई थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गहरे घाव दिए हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो कहते हैं कि अगर कई जनरेशन्स को छोड़ें, जनरेशन ना भी लगे, तो कई साल इसमें लग जाएंगे इस दुख से बाहर आने में जो हम सबको फेस करना पड़ा है। बट द decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Soberface of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो वो कहते हैं कि इस वक्त ने कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स को प्रोड्यूस किया जिनके नाम जो हमने पढ़े, जैसे जो जिनमें बहुत ज़्यादा करेज, स्ट्रेंथ और विजडम था, और ऐसे लोग शायद फिर कभी पैदा ना हो पाए। इस छोटी सी बात मैं आपको अगेन इस पर फिर से कहूँगा कि जब बुरा वक्त होता है तो इंसान या जनरेशन्स का सबसे बेस्ट बाहर निकल के आता है। इंसान का बेस्ट तब नहीं निकलता कि जब वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तब तो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चला जाता है इंसान जब वो कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसको आप ऐसे समझते हो, जब आपके पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो आप अचानक ही कुछ चीज़ें बहुत जल्दी याद कर लेते हो तो पूरा साल आपने कभी याद नहीं की थी, या फिर कभी अगर आपको डर है किसी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भाग नहीं पाता तो उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो वो कैसे भागेगा, ठीक है। तो ऐसा ही जनरेशन के साथ होता है कि जब वक्त बुरा होता है तो जनरेशन में से कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग निकलते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उस समय नेशन को बचाने के लिए जरूरी होती है। तो सेम हैपेंड विद साउथ अफ्रीका एंड सेम हैपेंड विद इंडिया ऑल्सो। लाइक भगत सिंह जैसे लोग आज आपको नहीं मिल सकते कहीं भी। महात्मा गांधी ने इतनी मेहनत की थी, आप सोच के घबरा जाओगे महात्मा गांधी की स्ट्रेंथ के बारे में जानोगे। जो लोग उनको गालियाँ देते हैं ना, कभी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लेंगे, उनके होश उड़ जाएंगे, इतने स्ट्रांग थे वो। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character। तो वो कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ही ज़रूरी है इतनी ज़्यादा ग्रेट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए, इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक कैरेक्टर की पहुंचने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनल एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स। तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जैसे आपको पता होगा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी जो है डी बेयर्स, वो साउथ अफ्रीका में ही है। वो दुनिया के 80% ऑफ द डायमंड्स का प्रोडक्शन डी बेयर्स करता है। तो बता रहे हैं कि मेरे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं और डायमंड्स भी मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी जो हमारे लिए एडवांटेज की चीज़ है, वो क्या है, हमारे अपने लोग। अगर उस सही तरीके से डायरेक्शन में उनको लगाया जाए तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इन मिनरल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हमारे लिए। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो वो कह रहा है कि इन साथियों की वजह से मैं समझ पाया कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। तो कह रहे हैं मैंने बहुत बार देखा कि आदमी और औरतें, यानी कि मैन और वुमेन, उन्होंने किसी एक आइडिया को बचाने के लिए, व्हाट इज दैट आइडिया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन आइडियाज़ को बचाए रखने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जिन लोगों ने ये सारे आइडियाज़ के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को देखा है जिनको टॉर्चर किया जा रहा था बुरे तरीके से, उनके पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़े रहे, लड़ते रहे उन चीज़ों से।
showing a strength and resilience that defies the imagination. और उन्होंने इतनी ताकत और रेजिलियंस मतलब बर्दाश्त करने की शक्ति दिखाई जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल उन्होंने शो की जस्ट फॉर एन आइडिया. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. तो उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि करेज यानी बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस डर को ओवरकम करना है. माउंटेन ड्यू की ऐड देखिए ना, डर के आगे जीत है. तो ये नेल्सन मंडेला से ही बनाई गई है. ट्रायम्फ होता जीत. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो बहादुर इंसान उसको नहीं कहा जाता जिसको डर नहीं लगता. डर तो सभी को लगता है, लेकिन उस डर को जो जीत जाता है वो बहादुर बन गया. ऐसा कहा जाता है कि बहादुर और कायर में से भी फर्क है कि बहादुर 2 मिनट ज़्यादा अपना डर दबा पाता है और कायर जो है वो 2 मिनट पहले हार जाता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background. चलो ठीक है, आज के लिए कोई नहीं इतना करेंगे. अब नेक्स्ट है हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसमें पहली स्टोरी है हमारी एक यंग सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता था और उसके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी उड़ना सीख चुके थे जो उससे छोटे थे, लेकिन वो अभी तक उड़ने से डर रहा था. तो अब जब उसकी मदर, उसके फादर और दोनों उसके जो भाई बहन हैं वो ये चाहते थे कि वो जल्दी से उड़ना सीख जाए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे इंडिपेंडेंट होकर जी सके और उसको जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो आगे. तो उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर फैमिली उसको बड़ा टॉन्ट करते थे जानबूझकर ताकि वो गुस्से में आकर या कैसे भी उड़ना सीख जाए. लेकिन वो फिर भी चीज़ों से बचने की कोशिश करता था और सोने का बहाना करता था या ऐसे दिखाता था कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है ताकि इस बारे में उसको फेस ना करना पड़े. तो क्या हुआ उसकी मदर ने एक ट्रिक निकाली कि पहले तो उसको एक दिन के लिए उन्होंने भूखा छोड़ दिया बिल्कुल, और जब वो बहुत ज़्यादा भूख से तड़पने लग गया तो उसकी मदर ने एक छोटा सा फ़िश का जो पीस था वो अपनी जो बीक होती है, चोंच होती है, उसकी मदर जो चिड़िया थी उसमें लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आई, जिससे वो भूख से जब पागल हो गया तो एकदम से उसको लगा कि मैं जल्दी से, मेरी मदर शायद मुझे खिला देंगी. तो वो आगे बढ़ा तो उसकी मदर ने जानबूझकर बीच में ही अपने आप को रोक लिया और उसको आगे आने के लिए मजबूर किया ताकि वो आगे आए, और उस चक्कर में जब वो गिरेगा नीचे तो अपने विंग्स को फैलाएगा और उड़ पाएगा. और ऐसा ही हुआ और फाइनली वो उड़ गया जब, तो फिर उसको देखकर सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए. और ये उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है. अच्छा, इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी स्टोरी जो है हमारी द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें ये था कि नरेटर जो था वो एक डेकोटा एरोप्लेन जो था फ्रांस के ऊपर से उड़ाता हुआ ले जा रहा था. वो इंग्लैंड जा रहा था उड़ता हुआ, पेरिस से होता हुआ, और वो जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलना चाहता था. लेकिन और वो उसके दिमाग में ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही अब ब्रेकफास्ट करूँगा. ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अबव देम. तो अचानक ही उसने देखा कि सामने काले बादल हैं. तो उसने पहले तो सोचा कि मैं इनके ऊपर से जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन उसके बाद बहुत लिमिटेड फ्यूल था. तो उसने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं इनके अंदर से होता हुआ जाऊँगा. और उसने ये रिस्क लेते हुए अपनी जो फ़्लाइट थी उसको कंटिन्यू रखा. अचानक उसका जो बादल थे उसके बीच में वो उसके जो एरोप्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें उसका रेडियो हो गया और बाकी सिग्नल्स जो थे वो सारे लॉस्ट हो गए. और अचानक उस बादलों के बीच में से एक ब्लैक प्लेन आया, जिसमें जो नरेटर था उसे उस प्लेन से कुछ डायरेक्शंस दिखाई दी कि जैसे कि अंदर से वो उसको बोल रहा हो कि आप इस तरफ मेरे पीछे पीछे आ जाओ. नरेटर ने उसको फॉलो किया और जब वो उस बादलों के झुंड से बाहर निकल आया तो उसने जाकर कंट्रोल रूम में पूछा कि ये कौन था और
उस लेडी ने जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी उसने कहा कि वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं था। तो ये स्टोरी यहीं पर इस तरह से ख़त्म होती है कि एक सस्पेंस के तरह पर कि वो कौन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो गॉड थे जो उसकी हेल्प करने के लिए आए थे, या उसके अंदर की ही कोई आवाज़ थी जो उसको हेल्प कर रही थी उस समय। नेक्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो है इसकी डायरी बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। इसमें एन फ्रैंक जो है वो एक छोटी बच्ची है 14 साल की, जिसके पास कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। तो उसको बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट मिलता है, एक डायरी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की स्टोरी है, जब जर्मनी में आप कह सकते हो हिटलर ने लोगों को बहुत ज्यूज़ जो थे, क्योंकि एन फ्रैंक एक ज्यू थी, तो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो भी टॉर्चर हुआ ज्यूज़ के साथ, उसमें एन फ्रैंक अपना एक जो है वो उसके बारे में बताती है कि कैसे क्या क्या उसको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें उससे पहले की स्टोरी बताई गई है। तो एन के जो फादर हैं वो उसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पर उसकी एज बताई गई है 16 ईयर्स, और उसकी सिस्टर जो है मार्गॉट, उसके बारे में बताया गया है, जो कि फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, जर्मनी 1926। एन वॉज बॉर्न इन 1929। उसकी फैमिली जो थी वो हॉलैंड गई थी 1933 में, और मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई की थी एम्स्टर्डम में, जब तक वो 6 साल की हुई। जब वो 6th क्लास में थी, उसकी टीचर जो थी मिसेस कुप्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। वो उसको पढ़ाती थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, उसको अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार था, जो कि 1941 में बीमार हो गई थी और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन कोई भी ऐसा क्लोज़ फ्रेंड नहीं था या थी जिससे वो अपने मन की बात ज़्यादा शेयर कर सकती हो। तो उसने अपनी डायरी में अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग के बारे में बताया, जो कि उसको ज़्यादा बात करने की वजह से उसको बार बार पनिश करते थे। लेकिन वो अपने जो है प्रोटेक्शन में कई ऐसी बातें बोलती है जो कि अपने आप को बचाने के लिए। उसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।